Hello everybody, I am Akriti Kuthiala and welcome back to my channel. We'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic welded connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed in great detail an introduction to IS 800-2007, bolted connections, and we were discussing welded connections, in which we've discussed its advantages and disadvantages, types of welds, weld effects, types of fillet weld terminology, longitudinal, transverse, and intermittent fillet welds, and design of fillet welds. We've discussed two numericals based on design of fillet welds. In today's lecture, we'll continue to discuss another numerical on how to design a simple fillet weld. So let's start. A tie member of a truss contains double angle section, each 80 by 80 by 8 mm welded on the opposite side of a 12 mm thick gusset plate as shown in the figure. Design a fillet weld for making the connection in the workshop. The factor tensile force in the member is 300 kilonewton. तो हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि आपने एक टाई मेंबर बनाना है एक ट्रस का जिसमें आप डबल एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं। तो डबल एंगल सेक्शन का क्या मतलब है, आप सिंपली दो एंगल सेक्शंस यूज कर रहे हैं। हमें फिगर दे रखा है, फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे दो एंगल सेक्शंस लगे हैं गसेट प्लेट की ऑपोजिट साइड्स पे। तो ये ग्रीन कलर की मैंने यहाँ पे आपको गसेट प्लेट दिखाई है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, और गसेट प्लेट की दोनों साइड पे क्या है, एक एंगल है। अगर आप ये साइड व्यू देखें तो हमें ऐसे दिखाई देता है, अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो हमें एक एंगल सेक्शन दिखाई दे रहा है और ये पीछे हमें गसेट प्लेट दिखाई दे रही है। सो एंगल सेक्शन है 80 बाई 80 बाई 8 mm का, और जो गसेट प्लेट है वो 12 mm थिक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब और क्या देता है हमें क्वेश्चन में, हमें बोलता है कि फिलेट वेल्ड डिजाइन कीजिए जो कहाँ बनी है, जो वर्कशॉप में बना है। तो आपके पास क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि हमारे पास शॉप वेल्डिंग है। शॉप वेल्डिंग अगर है तो गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.25। और ये मैंने कहाँ से लिया है, ये हमने टेबल 5 से लिया है। सो आप टेबल 5 को रिफर कर सकते हैं IS कोड 800 के, वहां पे आपको शॉप वेल्डिंग के लिए गामा MW की वैल्यू आ जाएगी 1.25। द फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स इन द मेंबर इज 300 kilonewton। तो आपको फैक्टर्ड लोड दे रखा है जो हमारे ट्रस पे एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 300 kilonewton। अगर ये अनफैक्टर्ड होता तो हम इसे फैक्टर कर लेते, और फैक्टर कैसे करते, 1.5 से मल्टीप्लाई करके। बट सिंस यहाँ पे लोड फैक्टर्ड है तो हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन टिपिकल इसलिए है क्योंकि आप दो एंगल सेक्शंस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये दो एंगल सेक्शंस कब ज्वाइन करते हैं, जब जो लोड है वो ज्यादा हो जाता है और एक पर्टिकुलर एंगल सेक्शन इतना लोड ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो उस केस में हम दो एंगल सेक्शंस यूज करेंगे। अब दो एंगल सेक्शंस को ज्वाइन कैसे किया जाएगा, दो एंगल सेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फिलेट वेल्ड यूज करेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्योंकि डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड है तो हमने फिलेट वेल्ड यूज करना है। हम फिलेट वेल्ड कहाँ कहाँ कर सकते हैं, या तो आप लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड्स करें सिर्फ, और यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने दो डिफरेंट लेंथ्स बनाई है। ये लेंथ जरूरी नहीं है कि इतनी ही हो, ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। सो जहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग लेग आती है, दिस इज द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ द एंगल, उस जगह पे जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए जो लेंथ ऑफ द वेल्ड होती है वो वहां पे ज्यादा होती है। तो मैंने नाम दे दिया है LW1 ऊपर वाले लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड को, और नीचे वाले लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड को हमने नाम दे दिया है LW2। अब ये जो ये वेल्ड है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में मुझे सिर्फ बोलता है डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं बोला गया है कि आपने दो साइड वेल्डिंग करनी है या आपने तीन साइड वेल्डिंग करनी है। इतना तो हमें क्लियर है कि हम दो साइड मिनिमम वेल्डिंग करेंगे ही करेंगे। मतलब आप कभी भी एक साइड पे लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड प्रोवाइड करके नहीं छोड़ देंगे अपने कनेक्शन को, क्योंकि हमने थियोरी सेक्शन में पढ़ा था कि उससे जो आपका एंगल है वो क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। तो जब भी आप वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे आप मिनिमम दो साइड्स पे प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड प्रोवाइड करें।
अगर आप ट्रांसवर्स वेल्ड एडिशनल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इस साइड पे भी क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आप ट्रांसवर्स वेल्ड यूज करें या ना करें, पर अगर नहीं दिया है तो आप अज्यूम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम दोनों टाइप से वेल्ड सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड भी डिजाइन करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेल्ड के कॉम्बिनेशन को भी डिजाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम देखें तो हमें स्टील टेबल देखना होगा। स्टील टेबल क्यों नेसेसरी है, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर एंगल का, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम एंगल्स हैं, हमें इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी एक्सेस के लोकेशन जाननी है। तो सी एक्सेस में कैसे जान सकती हूँ, मैं स्टील टेबल की हेल्प से जानूंगी। स्टील टेबल में अगर आप देखें ISA 80/80 जो आपको दिया है, उसमें हमें 8 mm थिकनेस वाला एंगल चूज करना है। उसका सेक्शनल एरिया कितना होगा, 12.21, वेट कितना है 94.2, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी CXX। अब क्योंकि ये इक्वल एंगल सेक्शन है तो CXX एंड CYY आर इक्वल। जब हमने लास्ट लेक्चर देखा था तो वहां पे हमने अनइक्वल एंगल सेक्शन चूज किया था, तो उस केस में ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट थी, बट क्योंकि ये इक्वल एंगल सेक्शन है तो यहाँ पे CXX एंड CYY आर इक्वल। तो स्टील टेबल से हमारे पास AG ग्रॉस एरिया है 1221 मिलीमीटर स्क्वायर और CXX की वैल्यू है 22.7 mm। एक बार आप ध्यान दें कि यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी हैं स्टील टेबल में वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर्स में दी हैं, बट हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर में, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमें मिलीमीटर्स में ही गिवन होती हैं। सो अब देखते हैं कि हमें वेल्ड का साइज कितना देना होगा। तो वेल्ड के साइज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज पर क्लॉज 10.5.2.3 हमें देखना है कि हमारे पास जो प्लेट्स हैं उसमें से थिकनेस किसकी ज्यादा है। तो हमारे पास जो गसेट प्लेट है वो 12 mm थिक है, तो मैं लिख सकती हूँ TG गसेट प्लेट है 12 mm थिक, और जो आपके पास एंगल है उसकी थिकनेस है 8 mm। तो हम कौन से वाले थिकनेस से मेजर करते हैं या ऑब्टेन करते हैं गसेट प्लेट, मैक्सिमम से। तो टी मैक्स कितना है हमारे पास 12 mm। तो अगर आप टेबल 21 को देखें तो टेबल 21 में 12 mm फॉल करेगा यहाँ पे। तो जो मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड हमें रिक्वायर्ड है वो टेबल 21 से हमने ऑब्टेन किया है इक्वल टू 5 mm। तो ये मैंने कहाँ से लिया, टेबल 21 से। अब देखते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड। क्लॉज 10.5.8.2 हमें देता है S मैक्स। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड होता है 3/4 इंटू जो भी T मिनिमम है। तो T मिनिमम हमारे पास कितना है 8 mm। सो आई कैन राइट 3/4 इंटू 8 विच गिव्स मी अ वैल्यू इक्वल टू 6 mm। तो आपके पास मैक्सिमम साइज है वेल्ड का 6 mm और मिनिमम साइज है 5 mm। तो हमने कोई बीच की वैल्यू सिलेक्ट करनी है S की। मैं इक्वल टू भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, और हमने देखा था कि हम जनरली कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू के क्लोज है। तो इसको इजी करने के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ, सिंपली अज्यूम S इज इक्वल टू 5 mm। तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की। एज पर क्लॉज 10.5.3.1 हमें पहले अज्यूम करना होगा कि आपके पास कितना K की वैल्यू है। तो अगर हम टेबल 22 देखें तो मैक्सिमम K की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री एंगल के लिए है। तो 90 डिग्री एंगल के लिए हम कितनी अज्यूम कर सकते हैं, 0.7। तो हम अज्यूम करेंगे कि एंगल कितना है 90 डिग्री, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7। तो अगर K की वैल्यू आपके पास 0.7 आ गई तो थ्रोट थिकनेस के लिए फॉर्मूला है एज पर क्लॉज 10.5.3.2 K टाइम्स S। तो K है हमारे पास 0.7 और S हमने अज्यूम किया था 5 mm। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 3.5 mm। तो अब मेरे पास थ्रोट थिकनेस की वैल्यू आ गई है 3.5 mm। तो अब हम इस सारे डेटा से क्या डिजाइन कर सकते हैं, हम सिंपली अपने वेल्ड को डिजाइन कर सकते हैं। हम क्लॉज 10.5.7.1.1 और क्लॉज 10.5.9 को कंबाइन करके इस फॉर्मूला पे आ जाते हैं। जब आप इस फॉर्मूले पे आते हैं
तो हमें पता है कि हमारे पास P की वैल्यू गिवन है। P हमें कितना गिवन था? 300 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को मैंने जब 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? 300 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। अब हमारे पास TT थ्रोट थिकनेस की वैल्यू है। FU हमें पता है, स्टील जो हम यूज कर रहे हैं रोल्ड स्टील वो 410 ग्रेड का यूज करेंगे। न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी FU की वैल्यू हो जाएगी। गामा MW क्योंकि शॉप वेल्ड है तो 1.25 हो जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ सो आई ऑब्टेन 300 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू LW। अब ये LW की वैल्यू जो लेंथ ऑफ द वेल्ड हमें रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो 3.5 इंटू 410 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.25। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास LW की वैल्यू आएगी इक्वल टू 452.6 mm। 452.6 mm को हम राउंड अप कर देंगे क्योंकि हम कम तो नहीं प्रोवाइड करते, हम हमेशा क्या प्रोवाइड करेंगे? एक डेसिमल प्लेस ऊपर प्रोवाइड करेंगे। आप मतलब इसको नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड अप कर देंगे। तो नियरेस्ट इंटीजर इज 453। तो LW की वैल्यू आपके पास 453 mm आ गई है। अब जब आपने इसको 453 ले लिया है तो हमें ये समझना होगा कि ये 453 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है। हमारे पास दो वेल्ड्स हैं, तो अगर मैं इसे LW2 बोलती हूँ, दो एंगल्स हैं, अगर आप इसे LW2 बोलते हैं और इसे LW1 बोलते हैं तो सेम ही अमाउंट का जो वेल्ड लेंथ है आप कहाँ प्रोवाइड करें? इसकी बैक साइड पे प्रोवाइड करें, दूसरे एंगल पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें मैं इसे लिख सकती हूँ LW1 प्लस LW2। अब इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम दो डिफरेंट एंगल्स पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक वेल्ड है, यहाँ पे भी एक वेल्ड है LW2 के इक्वल, यहाँ पे और यहाँ पे LW1 के इक्वल एक वेल्ड हमने प्रोवाइड किया है। तो टोटल वेल्ड कितना हो गया? टोटल वेल्ड लेंथ ये है हमारे पास। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे ये 300 किलो न्यूटन के लिए ये LW की वैल्यू, वेल्ड लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की है इफेक्टिव लेंथ की, तो उसका मतलब है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं आपके कंबाइंड एक साथ कितने लोड को रेजिस्ट कर रहे हैं? 300 किलो न्यूटन को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो ये टोटल लेंथ हमने या इफेक्टिव लेंथ हमने कैलकुलेट करी है ये किसकी इक्वल हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स LW1 प्लस LW2। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें टोटल वेल्ड लेंथ हमें कितनी रिक्वायर्ड है? टोटल वेल्ड लेंथ 453 mm रिक्वायर्ड है और जो हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है? दो एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम वेल्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम दोनों एंगल्स पे इस वेल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और टोटल लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 300 किलो न्यूटन को रेजिस्ट करने के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास टोटल इफेक्टिव लेंथ की बात। अब बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 1 mm लेंथ होती वेल्ड की तो उसने कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना था? तो 1 mm लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अगेन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, PDW1 इज इक्वल टू LW इंटू TT इंटू FU अपॉन √3 इंटू गामा MW। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट लेंथ मतलब LW की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे। तो TT और FU गामा MW सेम रहेगा। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? PDW1 कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं PDW पर mm। तो ये बता रहा है कि LW की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 1 है। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास आता है LW इक्वल टू 1, TT इज 3.5, FU इज 410, गामा MW इज इक्वल टू 1.25। सो ये कैलकुलेट होता है 662.79 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर का जो वेल्ड है अगर आपने सिर्फ ये प्रोवाइड किया होता तो ये कितनी रेजिस्टेंस देगा? 662.79 न्यूटन पर मिलीमीटर
सॉरी मिलीमीटर की रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगा। तो 1 मिलीमीटर इतना न्यूटन रेजिस्ट कर रहा है। अब हमने तो क्या करना है, हमने तो इस LW की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, LW1 एंड LW2 की। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो LW2 है या LW1 है, ये कुछ लोड्स रेजिस्ट कर रहा है। उन लोड्स को हम नाम दे देते हैं P1 और P2, क्योंकि एक एंगल अगर P2 रेजिस्ट कर रहा है, ये वाला LW2 वेल्ड, तो दूसरी साइड भी है हमारे पास, दूसरे एंगल के लिए भी LW2 वेल्ड है, तो वो भी कितना प्रोवाइड रेजिस्ट करेगा, P2 वेल्ड, P2 फोर्स रेजिस्ट करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर इस डायरेक्शन की आप बात करें तो यहाँ पे 2 टाइम्स P2 लोड एक्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, और वैसे ही 2 टाइम्स P1 रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमने दोनों एंगल्स को कंसिडर कर लिया है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, हमें LW निकालना है। LW निकालना है तो हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करने होंगे। मोमेंट्स में कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट A। तो पॉइंट ए के अबाउट मुझे क्या निकालने हैं, मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं मोमेंट्स कैलकुलेट करती हूँ तो समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू 0, तभी आपका ये जॉइंट किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। समेशन ऑफ मोमेंट्स हर पॉइंट पे कितने होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। सो हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है, 2 टाइम्स P2 एक्ट कर रही है, एक हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स P एक्ट कर रही है, और एक और फोर्स एक्ट कर रही है P1, 2 टाइम्स P1। अब क्योंकि P1 के साथ आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 है, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स P1 इंटू 0, क्योंकि P1 कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट A पे ही एक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, इक्वल टू 0, प्लस P2। P2 में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स P2, क्योंकि दो एंगल्स हैं, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स P2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लेंथ के इक्वल, जो भी आपका जो एंगल है इसकी जो लेंथ है, इसकी लेग की जो लेंथ है उसके इक्वल। सो आई कैन सिंपली राइट 2 टाइम्स P2 इंटू 80। अब हमारे पास एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है जिसे हमने रेजिस्ट करना है, तो हम क्या साइन यूज करेंगे, माइनस, माइनस P। अगर मैं इस 300 किलो न्यूटन को थोड़ी देर के लिए क्या बोलूं, P, तो P कहाँ पे एक्ट करेगा, P एक्ट करेगा एट CXX फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग लेग। तो आउटस्टैंडिंग लेग ये है, CXX क्या हो जाएगा, CXX यहाँ पे ये डिस्टेंस है आपका CXX, और इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 22.7। तो हमारे पास A से इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, A से डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस 22.7। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारे एक्सटर्नल लोड P के लिए। So I can simply write 80 minus 22.7। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल टू 0। तो जब आपने ये कैलकुलेशन कर ली, अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म है P1, ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो लेट्स राइट 2 टाइम्स P2 into 80 minus P. P is equal to 300 into 10 to the power 3 into 80 minus 22.7 is equal to 57.3, should be equal to 0। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम P2 कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 कैलकुलेट करके आप अब क्या कर सकते हो, या तो आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो आप P2 कैलकुलेट कर लो इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 से, तो P2 आ जाएगा। P2 को आप फिर कैसे लिख सकेंगे, P2 को हम लिख सकेंगे L2 इंटू जो ये यूनिट लेंथ की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस है, डिजाइन स्ट्रेंथ है। सो आई कैन सिंपली राइट P2 इज इक्वल टू PdW पर mm इंटू LW2, तो ये लिख सकती हूँ मैं। अब आप क्या करोगे, या तो आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर आप P2 के लिए पहले सॉल्व करो और फिर LW2 कैलकुलेट करो। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स
LW2 into PDW per mm into 80। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे P2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। -300 into 10 to the power 3 into 57.3 is equal to 0. So I can write 2 into 663 into LW2 into 80 minus 300 into 10 to the power 3 into 57.3 equal to 0। तो यहाँ पे अब मेरे पास अननोन क्या है, सिर्फ LW2 मेरे लिए अननोन है। So on solving I obtain LW2 is equal to 162.04 mm। तो हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमें 162 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ चाहिए वेल्ड का, तो हम 162 नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इसका नेक्स्ट इंटीजर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इंटीजर क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये 0.04 mm लेंथ भी कम प्रोवाइड करी तो भी आपके फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब आपने इनएडिक्वेट इनसफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड करी है। तो हम हमेशा क्या जाएंगे, हम नेक्स्ट इंटीजर की ओर जाएंगे वेल्ड लेंथ जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई विल प्रोवाइड LW2 इक्वल टू 163 mm। LW2 कहाँ प्रोवाइड किया है मैंने, एक वेल्ड की लेंथ को प्रोवाइड किया है। हमने टोटल इफेक्टिव लेंथ कितनी निकाली थी, हमने टोटल इफेक्टिव लेंथ हमें चाहिए थी 453 mm प्रोवाइड करना। तो हमने इसका कॉम्बिनेशन लिखा था, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स LW1 प्लस LW2 इज इक्वल टू 453 mm। अब मेरे पास LW2 की वैल्यू है, मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं LW1 कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो आई विल राइट LW1 इज इक्वल टू 453 upon 2 minus 163 which is equal to 63.5 mm। तो हमें LW1 की वैल्यू कितनी चाहिए, 63.5 mm। पर हम कितना प्रोवाइड करेंगे, हम नेक्स्ट इंटीजर प्रोवाइड करेंगे which is equal to 64 mm। तो आप ये क्या प्रोवाइड करेंगे, इक्वल टू 64 mm। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, LW2 कैलकुलेट कर लिया है इक्वल टू 163 mm और LW1 कैलकुलेट कर लिया इक्वल टू 64 mm, जो हम दोनों एंगल्स में प्रोवाइड करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एंड रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉइंट के पास हमें एंड रिटर्न देना होगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ओवरऑल लेंथ प्रोवाइड करने के लिए आप एडिशनल 2s लेंथ प्रोवाइड करेंगे। सो 2s विल बी इक्वल टू 2 into 5 which is equal to 10 mm। तो यहाँ पे आपने एक 10 mm एडिशनल प्रोवाइड किया और एंड रिटर्न्स के लिए भी आपने यहाँ पे क्या करा, 10 mm एडिशनल प्रोवाइड किया। सो आई कैन राइट एंड रिटर्न इज इक्वल टू 2 टाइम्स s हमने 5 अज्यूम करा था, तो 2 into 5 is equal to 10 mm। तो ये आपने ज़रूर प्रोवाइड करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लेंथ से इंक्रीज कर देंगे, 2s से इंक्रीज कर देंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स की। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स प्रोवाइड किए हैं, मतलब हमने ये जो थर्ड साइड है इसको वेल्ड नहीं किया है। अब आप यहाँ पे ओवरलैप लेंथ निकाल सकते हैं। ओवरलैप लेंथ अगर हम निकालें तो ओवरलैप लेंथ कौन डिटर्मिन करेगा, LW2 हमारी ओवरलैप लेंथ डिटर्मिन करेगी। और LW2 किसके इक्वल है, 163 mm के इक्वल है। तो ओवरलैप लेंथ भी किसके इक्वल हो जाएगी, 163 mm के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडनल वेल्स यूज करे थे तो हमें 163 mm की ओवरलैप लेंथ आई। अगर हम यहाँ पे एक इन एडिशन टू लॉन्गिट्यूडनल वेल एक ट्रांसवर्स वेल भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये ओवरलैप लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। So second case of our question is when transverse weld is also considered, मतलब आपने ये थर्ड साइड पे भी क्या प्रोवाइड करना है, वेल्ड प्रोवाइड करना है। तो इसको मैंने नाम दे दिया LW3। बाकी सारी चीजें सेम है। सो आई कैन राइट थ्रोट थिकनेस कितनी है, 3.5 mm, साइज ऑफ द वेल्ड इज 5 mm, FU इज 410, जो एक्सटर्नल लोड है वो 300 into 10 to the power 3 न्यूटन है। शॉप वेल्डिंग है इसलिए गामा MW 1.25 है। जो इफेक्टिव लेंथ रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 453 mm।
और जो पर यूनिट लेंथ के लिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 663 न्यूटन पर mm। तो ये सारी वैल्यूज़ की कैलकुलेशन सेम रहेगी चाहे आप ट्रांसवर्स वेल्ड कंसिडर करें चाहे ना करें। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब मैं लिखती हूँ इफेक्टिव लेंथ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा LW1 प्लस LW2 प्लस LW3 एंड इस सबको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स दे रखे हैं। सो जस्ट यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो है वो चेंज होगी अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड के साथ साथ ट्रांसवर्स वेल्ड भी कंसिडर कर रहे हैं। सो अब अगर हम देखें तो हमें पता है कि LW3 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, वो लेग लेंथ के इक्वल होगी आपके एंगल के। सो दैट इज इक्वल टू 80 mm। सो सिर्फ ये जो लेंथ है ये क्या है, फिक्स्ड है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, LW1 और LW2। सो अगर मैं वैल्यू सेम रखूं, मैं इसे लिखूं कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स P2 है। दोनों वेल्ड्स को मैंने एक साथ कंसिडर कर दिया है। यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है हमारे पास वो 2 टाइम्स P1 है। और यहाँ पे जो वेल्ड रेजिस्टेंस है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ P3। ये 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम दोनों एंगल्स की वजह से जो स्ट्रेंथ है उसको कंसिडर कर रहे हैं। P1, P2 और P3 एक एंगल की स्ट्रेंथ है एज पर द लेंथ ऑफ द वेल्ड प्रोवाइडेड। तो अगर हमें समेशन ऑफ मोमेंट्स लेने हैं तो समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हमने पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट्स कितने ले लिए, इक्वल टू summation of moments will be equal to 0. So I can write again 2 times P1, P1 into कितना हो जाएगा, perpendicular distances of P1 from point A is equal to 0। फिर हमारे पास 2 times P2 है, तो P2 के लिए perpendicular distance कितना है, ये पूरी लेंथ। तो इस पूरी लेंथ को मैं क्या लिख सकती हूँ, LW3। वैसे ही जब मैं P3 की बात करती हूँ तो P3 कहाँ पे एक्ट करेगा, P3 इस ट्रांसवर्स वेल्ड के सेंटर में एक्ट करेगा, क्योंकि ये लेंथ तो फिक्स्ड है। तो सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर विल बी इक्वल टू LW3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारा जो मोमेंट है, ये सम ऑफ मोमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आ रही थी। तो एक्सटर्नल फोर्स को हम लिख सकते हैं P, और उसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो कहाँ होगा, इट विल बी एट 22.7 mm फ्रॉम द बेस ऑफ द एंगल, मतलब आउटस्टैंडिंग लेग के बेस से हम 22.7 mm डिस्टेंस पे बात करेंगे। हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, so this remaining distance will be equal to 57.3। so this value is 57.3 mm। so यहाँ मैं लिख सकती हूँ simple words में 80 minus 22.7, और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट 2 टाइम्स P2 into LW3 is equal to 80 plus 2 times P3 into 80 by 2 minus 300 into 10 to the power 3 into 57.3 equal to 0। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास P2 और P3 दो अननोन्स हैं। सो दो अननोन्स हैं और इक्वेशन एक ही है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजाइन स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम P2 को LW2 की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो आई विल सिंपली राइट P2 इज इक्वल टू PDW पर mm, एक mm की वजह से जो स्ट्रेंथ है, इंटू LW2। सो दैट इज इक्वल टू 663 इंटू LW2। वैसे ही P3 क्या हो जाएगा, P3 विल बी इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिट लेंथ इंटू LW3, और LW3 किसके इक्वल है, 80 mm के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसे इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं P2 और P3 जो पहले अननोन्स थे, अब हमारे पास सिर्फ क्या अननोन बचा है, LW2 अननोन बचा है।
सो इसे जब मैं सॉल्व करती हूँ, सो आई ऑब्टेन LW2 is equal to 122.047 mm। जैसा मैंने पहले बताया था, हम इसे 123 कर देंगे क्योंकि हम नेक्स्ट जो इंटीजर होता है उसको उस तक वैल्यू को ले जाते हैं, क्योंकि हम कम नहीं प्रोवाइड कर सकते। सो LW2 की वैल्यू हो गई है 123 mm। सो अब अगर हम वापस जाएं अपनी इक्वेशन पे, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें L1 और L2 कैलकुलेट करना था, L3 हमें पता था, हमने L2 कैलकुलेट कर लिया बाय समेशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट A इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से LW1 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अननोन सिर्फ LW1 है। आई कैन राइट 453 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LW1 प्लस 123 प्लस 80 mm। सो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं LW1 इज इक्वल टू 24 mm। तो आपने LW1 कितना प्रोवाइड करना है, सिर्फ 24 mm प्रोवाइड करना है। सो दिस वैल्यू इज 24 mm। फिर हमारे पास LW3 की वैल्यू है इक्वल टू 80 mm और LW2 की वैल्यू है इक्वल टू 123 mm। अगेन आप एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। एंड रिटर्न्स यहाँ पे 2s की प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे आप ओवरऑल लेंथ को 10 mm से इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये इंक्रीज कितना होता है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ s। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप 2 टाइम्स ऑफ s इंक्रीज कर देंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ s इज इक्वल टू 2 into 5 विच इज इक्वल टू 10 mm। अब यहाँ पे ओवरलैप लेंथ कितनी आ जाएगी, ओवरलैप लेंथ विल बी इक्वल टू LW2। LW2 कितना है हमारे पास, LW2 है 123 mm। तो अगर आप देखें केस 1 में हमारे पास जब हमने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स लिए थे, तो हमारे पास LW2 की वैल्यू या ओवरलैप लेंथ की वैल्यू आई थी 163 mm। तो जब मैं इसको रिड्यूस कर देती हूँ और मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स वेल्ड यूज करती हूँ, तो हमारी ये वैल्यू क्या कर जा रही है, रिड्यूस कर जा रही है, लैप लेंथ रिड्यूस कर जा रही है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ध्यान दें कि आपने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स प्रोवाइड करने हैं कि आपने ट्रांसवर्स वेल्ड भी प्रोवाइड करना है साथ में। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे भी एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपके क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। मैं पहले आपको मेंशन करना भूल गई। सो यहाँ पे भी 2s है तो 10 mm प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 10 mm प्रोवाइड करेंगे। So these are the values of overlap length for transverse plus longitudinal weld और यहाँ पे सिर्फ longitudinal weld। जब भी आप अपने क्वेश्चन को खत्म करें, तो आपको ये क्रॉस सेक्शन बना के देने होंगे और आपको ये वेल्ड लेंथ मेंशन करनी होगी। डिजाइन के जो भी पैरामीटर्स हैं आप यहाँ पे अपने फिगर में मेंशन करेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। So in this lecture we covered another important numerical based on design of fillet welds. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.